सम संख्या हमने देख लिया था बाबू। अब हम लोग देखेंगे कि जब n एक विषम संख्या हो। कल हमने केस नंबर 1 देख लिया था। समतल दर्पण में जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से कुछ किसी निश्चित कोण पर झुके हुए हों, किसी निश्चित कोण पर झुके हुए हों, उसके लिए बाबू हम लोगों ने प्रतिबिंबों की संख्या पर विचार किया है और पहला केस हमने देखा है। केस नंबर 1 में हमने देखा है बाबू कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ रही है जब n एक सम संख्या हो। अब हम लोग ले रहे हैं ये एंगल थीटा है, ये वाला कोण थीटा है बाबू, और इसी को हमने कल लिखा था, इसी थीटा के लिए n निकाला था हमने 360 बटा थीटा, यही फार्मूला है। इस फार्मूला को ध्यान रखना है। केस नंबर 1 में सम संख्या पर हमने विचार कर लिया था। अब हम लोग केस नंबर 2 देख रहे हैं। केस नंबर 2, स्थिति 2 देख रहे हैं हम लोग। केस 2 देख रहे हैं बाबू कि जब n एक विषम संख्या हो, जब n एक विषम संख्या हो, जब n एक विषम संख्या, n कैसी हो? विषम संख्या हो। n एक विषम संख्या हो, जब n एक विषम संख्या होगा बाबू, जब ऐसा होगा तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? इसके लिए फिर दो केस है। इसका दो केस फिर से है, दो सब केस है। सब केस मतलब उप स्थिति। इसका दो केस है फिर से। सब केस नंबर 1 पहला लिख रहा हूं मैं, सब केस 1। ये दो दर्पण समतल दर्पण देख रहे हैं आप लोग, ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों का जो कोण अर्धक रेखा है उस पर विचार कीजिएगा आप लोग। इन दोनों के कोण अर्धक रेखा पर विचार हो रहा है, समझिएगा बात को ध्यान से। कोण अर्धक, ये कौन सी रेखा है बाबू? ये कौन सी रेखा है? कोण अर्धक रेखा। क्या बोलिएगा इसको? कोण, बोलो, अर्धक रेखा। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? कोण अर्धक रेखा, देखिए ये है कोण अर्धक रेखा बाबू। अब समझिएगा बात को। इसमें दो केस है। सब केस नंबर 1 लिखा हमने। यदि वस्तु, ध्यान दीजिए बाबू, यदि वस्तु इधर उधर हो, या तो इधर हो या फिर इधर हो, मतलब कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो। कोण अर्धक रेखा क्या होगा? इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। कोण अर्धक रेखा क्या है? इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कहलाएगी कोण अर्धक रेखा। कोण अर्धक रेखा पे वस्तु यदि नहीं है, पहला हम केस ले रहे हैं, जब वस्तु की स्थिति पर भी डिपेंड करेगा बाबू। जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो, जो वस्तु कोण अर्धक रेखा पर, मतलब एंगल बाइसेक्टर लाइन, कोण अर्धक रेखा पर, कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो, कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो, नहीं हो मतलब इस पर नहीं है। देखिए इस लाइन पर ये नहीं है। वस्तु या तो इधर है या फिर इधर है। कोण अर्धक पर नहीं है, इधर उधर है, इसको छोड़कर बाकी इधर उधर है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तब प्रतिबिंबों की संख्या, तब प्रतिबिंबों की संख्या, तब प्रतिबिंबों की संख्या, जब विषम संख्या आएगा ना बाबू, तो उसमें क्वेश्चन में ये भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। जब मैं क्वेश्चन सेट करता हूं तो जब विषम संख्या रहेगा तो ये भी मैं दे दूंगा कि ये वस्तु कोण अर्धक रेखा पर है कि नहीं है, साथ में भी लिखा रहेगा। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, जितना आपको देखिए n का वैल्यू जितना आएगा उतना ही रह जाएगा बाबू। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n होगा। प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n, मतलब जितना आएगा उतना ही रहेगा। मतलब विषम संख्या होना चाहिए बस, सम संख्या नहीं, विषम संख्या होना चाहिए। विषम के लिए कंडीशन है, सम के लिए मैंने बता दिया है। उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या होती है n-1। जब भी सम संख्या है, n एक सम संख्या ग्रुप में आए, तो प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा आएगी n-1। जैसा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाया, 60 डिग्री पर था तो आप घटाए तो 6 आ रहा था। सम संख्या है, 6 सम संख्या है, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 5।
जब 90 पर हमने झुकाया था दो समतल दर्पण को, उसके लिए आ रहा था 4, 4 एक सम संख्या है, तो आपने 1 घटाकर बोला प्रतिबिंबों की संख्या 3। बिल्कुल सही बोला था, गलत नहीं बोला था आपने। ठीक उसी तरह से आपने 3-4 क्वेश्चन अभी बनाया। अब देखिए, जब हम लोग विषम संख्या पर विचार करें, जब एक विषम संख्या हो उसके लिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। पहला केस है सब केस नंबर 1, जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो। पहला केस दे रहे हम लोग, जब इस पर नहीं हो, ये वाला छोड़ के, ये वाला लाइन छोड़ के बाकी कहीं भी इधर हो सकता है वस्तु, जब ऐसी स्थिति हो तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? n। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल, जैसे मान लो थीटा आपको है 72 डिग्री दे दिया, थीटा बराबर 72 डिग्री। तब n जब निकालना होगा यहां पर, n बराबर लिखिएगा 360 बटा में 72। 360 बटा में 72। अब जरा बता दीजिए हमें 360 बटा 72 काट के कितना आएगा? बता दो कितना आएगा? ये काट के आएगा 5 बार में कटेगा। तो 5 क्या है बाबू? ये विषम संख्या है। क्या है ये? विषम संख्या। क्या है ये? विषम संख्या। साथ में दिया हुआ है कि वस्तु कोण अर्धक रेखा पर नहीं है, कोण अर्धक रेखा पर नहीं है। तब प्रतिबिंबों की संख्या जरा बता दी तो फटाफट कितना होगा? तब प्रतिबिंबों की संख्या फटाफट बोलिए कितना होगा? 5 ही होगा। बहुत अच्छा। जब कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो तो जितना आ रहा है उतना ही आंसर होगा विषम संख्या के लिए। अब अगला केस हम लोग सब केस लेंगे, इसको पहले आप दिखा दीजिए। सब केस नंबर 1 दिखाइए आप फटाफट। सब केस विषम संख्या में 2 हम बताएंगे। एक बताएंगे जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो, और ये बता दिया आपको हमने। और दूसरा बताऊंगा मैं बाबू, जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो। नोट कीजिए इसको, दिखाइए फटाफट। डायग्राम कल बनाए नहीं होंगे तो बना लीजिए, बनाए होंगे तो बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। कल आपने डायग्राम यदि दिखाया होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। दिखाई हो, ये वाला जरूर दिखा दीजिएगा, ये जो है लाइन दिखा दीजिएगा कोण अर्धक रेखा वाला। जल्दी दिखाइए। फिर से समझा दूं, फिर से समझा दूं बाबू, रिपीट कर दूं? बोलिए। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। केस नंबर 1 सबको क्लियर होगा, उस सम संख्या वाला। सम संख्या में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, उस पर हमने क्वेश्चन भी करवा दिया है। जब n एक सम संख्या हो, केस नंबर 1 था, जब n एक सम संख्या हो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या आपको n-1 के बराबर होता है। मतलब जितना आएगा उसमें से एक घटा लेना चाहिए, लेकिन शर्त यह है वो संख्या सम होना चाहिए। सम संख्या आप लोग पढ़े हैं, अब सम संख्या की हमको यहाँ परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी है, इस तरह सम संख्या यदि आएगा तो उसके लिए प्रतिबिंबों की संख्या n-1 लिखिएगा। अब केस नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, जब n एक विषम संख्या, n क्या होगा? वो एक विषम संख्या हो। इस केस में 2 केस हम बनाए हैं। पहला सब केस है जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो, तब हम लोग क्या लिखते हैं। और दूसरा केस हम लोग देखेंगे जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो, कोण अर्धक रेखा पर स्थित हो, तब प्रतिबिंबों की संख्या जो है क्या होगा। ठीक है, तो पहला केस हमने लिखा जब n एक विषम संख्या हो। विषम में 2 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये विषम के लिए, सम के लिए नहीं है, विषम के लिए कंडीशन है ये। कोण अर्धक रेखा वाला ध्यान रखिएगा। कोण अर्धक की जहां भी बात हो रही हो, इसका मतलब क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा वो विषम संख्या दे दिया होगा, है ना। इसका मतलब वो विषम संख्या के लिए विचार कर रहा है। जब कोण अर्धक रेखा पर नहीं हो वस्तु, तब प्रतिबिंबों की संख्या जो है बाबू सीधे n के बराबर, जितना आ रहा है उसी के बराबर होगा। एग्जाम्पल हमने दिखाया, यदि थीटा बराबर 72 डिग्री हो तो 72 से आप भाग दीजिए n बराबर 360 बटा थीटा करके, तो 72 से भाग दिया आएगा बाबू 5।
तो 5 एक विषम संख्या है और साथ में कंडीशन ये है कि ये वस्तु जो है कोण अर्धक रेखा पर नहीं है, तब प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी जितना आ रहा है उतना ही होगा, मतलब 5 आंसर इसका होगा, 5 आंसर। इसको मिटा रहा बाबू। अब नेक्स्ट देखिए अगला, मिटा रहे इसको हम, मिटाए ना, बोलिए मिटा दे बाबू। हाँ, अगला केस हम लोग देखते हैं, केस नंबर 2। सब केस नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग, सब केस 2, सब केस नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। सब केस, सब केस का मतलब होता है वो केस का फिर एक और केस। सब केस 2 देख रहे हैं हम लोग। सब केस 2 क्या कर रहा है बाबू, जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो, जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो, कोण अर्धक रेखा पर हो, इसे बोला जा रहा है कोण अर्धक रेखा पर हो। इसके पहले वाला बोला जा रहा था नहीं हो। जब ऐसा होगा तब तब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर n-1। ध्यान रखिएगा, मतलब सम संख्या वाला जो फॉर्मूला था n-1 वही वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन कब, कंडीशन ध्यान रखिएगा, विषम में, विषम वाला में जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो, मतलब यही वाला जी हम एग्जांपल ले लें 72 डिग्री वाला, तो बाबू कंडीशन ये दे दे कि जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर हो तब प्रतिबिंबों की संख्या 5 नहीं, कितना मिलेगा बाबू, बोलो, बोलिए, थीटा हम ले रहे हैं 72 डिग्री, ठीक है, चार 5 में से घटा दीजिए, थीटा बराबर 72 डिग्री, तब n बराबर 360 बटा में 72 कट के कितना हो गया बाबू, 5। 5 एक विषम संख्या है जो हमने पहले लिखा था। 5 क्या है बाबू, एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। अब बताइए, लेकिन कंडीशन भी तो साथ में दे दिया गया। अब वस्तु कहां पर है, जल्दी बोलिए, वस्तु कहां पर है बाबू, वस्तु कहां है, कोण अर्धक रेखा पर है। जब वस्तु कोण अर्धक रेखा पर होगा तब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, फार्मूला बताया गया हो, देखो n-1 मतलब 5 माइनस ए कितना होगा, 4। 4 इज द राइट आंसर। नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, इसको इसको मिटा दे रहे हैं नीचे वाला। उतारिए पर इसको, ये वाला तो आप डायग्राम जो है इसमें दिखा दीजिएगा जरूर, ये कोण अर्धक रेखा दिखा दीजिएगा डायग्राम में। अब हम लोग तीसरे केस की ओर बढ़ रहे हैं। केस नंबर 2 का दोनों केस, सब दोनों सब केस हो गया, सब केस 1 सब केस 2। अब हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे, दशमलव संख्या वाला। केस नंबर 3 देखेंगे हम लोग, दशमलव संख्या जब होगा, n हमारा एक दशमलव संख्या होगा, तो उस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी, इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसको पहले उतारिए आप लोग फटाफट। अब पीडीएफ मिलेगा बाबू इस पर, जरा बन प्रैक्टिस कीजिएगा आज आप लोग। पीडीएफ मैं भेजूंगा आपको, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिएगा, आप लोग चेक करूंगा मैं, या इस पर भी भेज सकते हैं आप, इस एप्लीकेशन पर भी भेज सकते हैं आप, कभी भी मैं चेक कर लूंगा। इस एप्लीकेशन पर भेज दीजिएगा, इससे मार्किंग भी कर दूंगा आपको, नंबर भी आपको मिल जाएगा। अभी तो बाबू प्राइज देना नहीं देना मजबूरी है, प्राइज जो नहीं दे पाएंगे आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास में, लेकिन आपको प्राइज के बदले मार्क्स जरूर दे सकता हूं, ठीक है। या फिर प्राइस के लिए मैं एक लिस्ट बना लूंगा, जो जो अभी होमवर्क वगैरह सब भेजिएगा बढ़िया से, एक लिस्ट बनाते चला जाऊंगा कि किसको बांटना है हमें। जब क्लास ओपन होगा ऑफलाइन, उस समय आपको प्राइज भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अवार्ड वगैरह जो है सब चीज के लिए तैयार रहिएगा, टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, है ना। ये चैप्टर जैसे समाप्त होगा हम टेस्ट लेंगे, और उधर भी आप रिवीजन करते रहिएगा, उसका पहले टेस्ट होगा। फर्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है उसका पहले टेस्ट होगा, उसके बाद इसका टेस्ट लेंगे हम। सेकंड बुक का हम बहुत जल्द डेट अनाउंस करेंगे टेस्ट के लिए। हो गया बाबू, उतार लिया इसको, इसको उतार लिया आप लोग, चलिए। अब हम लोग केस नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं।
केस नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं, जब n न तो सम की बात हो रही है ना ही विषम की बात हो रही है, भाग देने पर दशमलव संख्या के रूप में भी आ सकता है। भाग देने पर दशमलव नहीं आ सकता है बाबू, बोलिए। भाग देने पर कोई जरूरी है कि समय विषम आए। भाग देने पर थीटा से 360 में भाग दीजिएगा, कोई कोण से भाग दीजिएगा 360 में, तो कोई जरूरी है बाबू कि हमेशा जो है उस 100 और 20 में आए? बोलो, कोई जरूरी है कि हमेशा सम या विषम आए? नहीं ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सम या विषम ही आए। बोलो, नहीं ना। भाग देने पर दशमलव संख्या भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, मतलब भिन्न भी आ सकता है। केस नंबर 3 वही देख रहे हैं हम लोग, जब n एक दशमलव संख्या हो, n एक दशमलव संख्या हो मतलब फ्रैक्शन हो, दशमलव संख्या मतलब भिन्न, फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, भिन्न हो। जब दशमलव संख्या आ रहा है वो भिन्न आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, तब क्या होगा? प्रतिबिंबों की संख्या। जैसे एग्जांपल पहले आप लोग देख लीजिए, एग्जांपल ही पहले बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल हम दिख रहा है, जैसे n का जो वैल्यू आया बाबू, भाग देने पर मान लीजिए वैल्यू आया, कुछ किसी चीज से भाग दीजिए, मान लीजिए आपने 80 से भाग दिया 360 में, ठीक है? तो 80 से भाग दिया तो कितना आएगा? फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। n बराबर हम लिख रहे हैं, पहले थीटा लिख रहे हैं, थीटा इक्वल टू मान लीजिए है 80 डिग्री, जेट थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। अब जो है बाबू इससे भाग दे रहे हैं हम लोग 80 से, तब n बराबर 360 और बटा में 80, भाग देके बताइए 8 के 32, 4.5, मतलब दशमलव संख्या आया भाग देने पर। जब 80 डिग्री पर झुका हुआ हो तो बाबू आ रहा है n का वैल्यू आ रहा है, n इक्वल टू आ रहा है 4.5, ये एक दशमलव संख्या है, ये आपको दशमलव संख्या है, क्लियर है? दशमलव संख्या जब है बाबू, इसमें दो पार्ट है, एक दशमलव के बाद वाला पार्ट है, इसको डेसिमल पार्ट बोलते हैं, दशमलव पार्ट बोलते हैं, और इसके पहले वाले भाग को बोलते हैं क्या? पूर्णांक भाग, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं इसको। पूर्णांक वाला भाग जो है, पूर्णांक भाग ये है, इसके बाद वाला 0.5 बचेगा, ये पूर्णांक नहीं कहलाएगा 0.5, लेकिन इधर वाला जो है ये पूर्णांक भाग कहलाएगा, इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? पूर्णांक भाग। तो यही जो इधर वाला है बाएं साइड वाला बाबू, जो पूर्णांक भाग है, ये पूर्णांक भाग के बराबर पॉइंट में जो भी आए, पॉइंट के बाद वाला पर नहीं विचार करना, पॉइंट के ठीक पहले वाला विचार करना है, ये जितना होगा उतना ही प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मतलब तब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर किसके बराबर होगा बाबू? दशमलव संख्या के पूर्णांक वाले भाग के बराबर, दशमलव संख्या के पूर्णांक वाले भाग के बराबर, दशमलव संख्या के पूर्णांक वाले भाग, पूर्णांक वाले भाग के बराबर। पूर्णांक वाला भाग क्या है बाबू? ये। मतलब इस स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए तो फटाफट। प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी बाबू, बोलो कितनी होगी? 4 होगा, वेरी गुड। पॉइंट में जो भी आए, दशमलव से पहले वाला देखिएगा पूर्णांक भाग, ये पूर्णांक भाग इंटीग्रल पार्ट देखिएगा, जितना होगा वही आपको प्रतिबिंबों की संख्या होगा। नोट कीजिए इसको, नोट करो बाबू, दिखाइए इसको फटाफट। किसी को यदि नहीं समझ में आया होगा तो बोलिएगा आप लोग, किसी को भी डाउट होगा, जरा सा भी, थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन रहेगा, वो टेस्ट में भी रहेगा, और मैं अभी आपको पीडीएफ वगैरह भेजूंगा जो, उसमें आप बनाइएगा क्वेश्चन।
एकदम डिटेल लेकर चल रहा हूं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। बिल्कुल। हम लोग एकदम छोटे लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे, छोटे छोटे चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे, सबको लेकर चलेंगे हम लोग। कुछ लोग जो एकदम नहीं कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं पढ़े होंगे, उन सबके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, सबके लिए जिनको कुछ जानकारी नहीं है, बस प्लेन होकर आए हैं, दिमाग जिनका ब्लैंक है, सिर्फ ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेट होकर और थोड़ा सा रिवीजन करें, आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। इसलिए प्लीज आप घर पे यदि हैं तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें बाबू। घर में एनर्जी आपका सेव हो रहा है तो उस एनर्जी का इस्तेमाल कीजिए आप पढ़ाई के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए, न कि फालतू चीजों के लिए एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। खेसरिया को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्लीज आप सभी लोग जो हैं अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो। हो गया, उतार लिए। चलिए आगे वो देखते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए किसको डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, आप पूछिए। ठीक है, जल्दी उतारिए, जल्दी उतारिए, उतारिए फटाफट। मैं इधर मिटा रहा हूँ बाबू, इधर मिटा रहा हूँ, इधर उतार ही होंगे आप लोग। YouTube पे सब वीडियो देखिएगा, आप लोग सभी लोग YouTube पर जो वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूं उस सभी लोग देखकर उसे जरूर व्यूज में आना चाहिए, लाइक में आना चाहिए, सब्सक्राइब में आना चाहिए। मुझे पता चलेगा तभी आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप सभी लोग एक बार देखिएगा, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको देखो बाबू, रिवीजन हो जाएगा आपका, उसको फटाफट देखिएगा जरूर। हो गया बाबू, मिटा दे इसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक लिखिए आप लोग। समतल दर्पण में हम लोगों ने डिटेल देखा, अब हम लोग देखेंगे बाबू गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब देखेंगे, लेकिन पहले गोलीय दर्पण का उसका पाठ ऊर्जा या उसके सदस्य के बारे में सब जानकारी होगा तभी ना। किसी परिवार के बारे में चले हैं पढ़ने के लिए आप, तो परिवार के सदस्यों के बारे में पता होना चाहिए ना। तो हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित पहले कुछ महत्वपूर्ण पद देते हैं, से संबंध देते, विभिन्न पद से संबंधित विभिन्न पद या टर्म्स, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, हेडिंग दिए आगे नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। हम लोग लिखेंगे पहला फर्स्ट, पहला लिखिए वक्रता केंद्र। फर्स्ट वन लिखिए आप, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। केंद्र की बात हम लोग कहां करते हैं बाबू? केंद्र की बात वहीं पर होती है जो जो गोल रूप धारण करता है, वक्र रूप धारण करता है, गोल या वक्र रूप जो धारण करता है, वहीं पर हम लोग वक्रता केंद्र की बात करते हैं। वक्रता केंद्र की बात वहीं पर होगी, केंद्र की बात वहीं पर होगी। कहीं पर भी केंद्र की बात आ रही है, इसका मतलब जरूर उसका वक्र स्वरूप है, तभी उसकी केंद्र की बात हो रही है। हम लोग वक्रता केंद्र पहले देखते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग देखो बाबू, आप याद कीजिए वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण हम लोग देख रहे हैं, कोई भी दर्पण लीजिए, अवतल लीजिए चाहे उत्तल लीजिए, अवतल उत्तल यही दोनों गोलीय दर्पण है। मान लीजिए हमने अवतल लिया, एक अवतल दर्पण लिया बाबू, एक अवतल दर्पण हमने लिया और इसी दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र पर विचार करेंगे। कोई किसी पर विचार कर सकते हैं, आपको मन करे कि नहीं सर हम उत्तल में देखेंगे, उत्तल में भी देख सकते हैं, नहीं सर हम अवतल में देखेंगे, अवतल में देख सकते हैं। हम लोग अवतल में देख रहे हैं, ये कौन सा दर्पण है बोलो?
ये कौन सा दर्पण है बाबू? अवतल दर्पण, बिल्कुल। हम लोग देख रहे हैं वक्रता केंद्र के बारे में विचार कर रहे हैं। तो वृत्त का केंद्र आप लोग जानते हैं, वृत्त का केंद्र आप लोग जानते हैं कि इसका भी केंद्र होता है, क्योंकि ये भी वक्र है। तो क्यों नहीं गोलीय दर्पण, चूंकि गोला से काट कर बनाया गया है बाबू, तो क्यों नहीं उसका केंद्र होगा? गोला का भी अपना केंद्र होता है। तो गोलीय दर्पण से इसको काट कर बनाया गया है, काट कर एवं कलई करके बनाई गई है। तो बताओ बाबू इसका भी अपना केंद्र होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जिस गोले से इसको काट कर बनाया गया है, इस गोलीय दर्पण को जिस गोले से काट कर बनाया गया है, उस गोले का अपना केंद्र होगा बाबू। उस गोले का अपना केंद्र होगा, उस गोले का अपना एक केंद्र होगा। उस गोले का अपना एक केंद्र होगा। एक गोले का जो केंद्र होता है बाबू, ठीक है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाई जाती है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाई जाती है, उसका अपना एक कहीं केंद्र होगा बाबू, उसका अपना कहीं केंद्र होगा। उसी केंद्र को थोड़ा सा बीच में दिखा दीजिए, उसका अपना कहीं केंद्र होगा। उसी केंद्र को इस गोलीय दर्पण के लिए क्या कहेंगे बाबू? हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उसी गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। याद कीजिए, गोलीय दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, किसी कांच के पारदर्शी गोले को ही काटा गया था पहले, और काटने के बाद कलई की गई थी। अब डिपेंड किया था कि बाहर से आपने कलई किया कि अंदर से कलई किया। बाहर से यदि कलई करते हैं तो अवतल दर्पण, अंदर से कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण। तो देखो अब ये बाहर से कलई किया गया दर्पण अवतल दर्पण है, इसका अपना गोला होगा, इस गोले का जो केंद्र होगा उसी केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जहां लिखिए बाबू, वहां ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सी, इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से दिखाते हैं बाबू, ब्रैकेट में वही लिखिए सी। परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए देकर, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर, जिस गोले से काटकर, जिस गोले से काटकर एवं कलई करके बनाई जाती है, काटकर एवं कलई करके बनाई जाती है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, जिस गोले से काटकर एवं कलई करके बनाई जाती है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि आपके पास पेन रखिएगा बाबू, आप लोग ब्लू, ब्लैक, रेड वगैरह पेन सब रखिएगा अलग अलग। ये दर्पण बना लीजिए एक अलग कलर से, गोला दिखा लीजिए अलग कलर से, यहाँ से अलग कलर से दिखा दीजिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि हम जितना बड़ा बनाया है तो आप भी बनाइए, नहीं, हम जितना बड़ा बनाए उतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप छोटा ही बनिए अपने कॉपी पर। और बीच में यहाँ दिखाइए वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर एवं कलई करके बनाई जाती है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर एवं कलई करके बनाई जाती है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। डायग्राम दिखाइए फटाफट, जल्दी से दिखाइए। तो कुछ नहीं, इसमें सिर्फ गोल खींच दीजिए, एक गोला बना दीजिए, केंद्र दिखा दीजिए बीच में। थोड़ा सा और बीच में इधर आएगा, अपने अंदाज से दिखा दीजिएगा कॉपी में।
हो गया, हो गया बाबू, बोलिए। नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए ध्रुव, नेक्स्ट लिखिए आप ध्रुव, दूसरा पद लिखिएगा ध्रुव। इसको इंग्लिश में पोल बोलते हैं, पोल, इसलिए पहला अक्षर पी से इसको दिखाते हैं हम लोग। ध्रुव लिखिएगा पी, पोल, इसको पी से दिखाया जाता है, पी से इसको हम लोग दिखाते हैं बाबू, ध्रुव पी। हाँ सुनिए पहले, गोलीय दर्पण का अपना मध्य बिंदु होता है बाबू, गोलीय दर्पण का अपना मध्य बिंदु होता है, उसी मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। लिखिए आप परिभाषा लिखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, बीच वाला जो बिंदु है, उस मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसको आप दिखा दीजिए डायग्राम में ही, फिर से डायग्राम बनाइए, अगला डायग्राम फिर से बनाइए, छोटा सा गोला खींच लीजिए और वक्रता केंद्र भी दिखाइएगा, साथ में ये भी दिखाइएगा, ध्रुव भी दिखा दीजिए पी। फिर से डायग्राम बना के यहाँ पर मध्य बिंदु दिखा दीजिए, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु पर यहाँ पर ध्रुव दिखाइए, पी ध्रुव। बना लिए, हो गया वो, ध्रुव दिखा दिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए प्रधान अक्ष, तीसरा लिखिएगा नेक्स्ट, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, नेक्स्ट लिखिए प्रधान अक्ष, या इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। प्रधान अक्ष बोलिए चाहे मुख्य अक्ष भी लिख सकते हैं आप इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। देखिए ध्यान से, ये जो वक्रता केंद्र दिखाया गया है वो वक्रता केंद्र, और ये जो ध्रुव दिखाया गया है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है, उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष। अब जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। संजीत बोलेंगे बाबू, संजीत जुड़े हुए हैं क्लास, संजीत ऑडियो ऑन कीजिए आप और बताइए हमें कि प्रधान अक्ष कहां से कहां तक, प्रधान अक्ष कहां से कहां तक, बोलो, प्रधान अक्ष कहां से कहां तक होता है? कोई दूसरा व्यक्ति बोलिए, कोई बता सकते हैं, बोलिए। प्रधान अक्ष है, यही प्रधान अक्ष का, देखिए ध्यान से, ये प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष कोई पूछेगा कहां से कहां तक, क्या बोलिएगा? ये तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हम इसीलिए जानबूझ के आपको कंफ्यूज करके यहाँ बनाए हैं, दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक, यही ना बोल रहे हैं आप। लेकिन बाबू ये बोला गया है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बोला गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। रेखा की परिभाषा क्या है बाबू? रेखा किसे कहते हैं? आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रेखा किसे कहा जाता है? व्हाट इज अ लाइन? रेखा किसे कहते हैं? ज्यामिति में पढ़े हैं, बोलिए। रेखा, अच्छा ये बताओ ये क्या है बाबू, ये क्या है? रेखा है ये वाला, ये रेखा है, और ये रेखा है? रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है बाबू, ये रेखा नहीं है। अब रेखा होगा, देखो जब तीर का निशान दे दिया तो रेखा बन गई,
इसके पहले जब तक तीर का आप निशान नहीं दिए हैं तब तक वो रेखा खंड है। जब तक हम लोग तीर का निशान यहां से मिटा दें हम लोग तो क्या बन जाएगा? रेखा खंड। इसको बोलते हैं रेखा खंड। और जब इस पर हम तीर का नोक ऐसे दिखा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? और क्या होगा? रेखा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इधर भी अंत नहीं। तीर का निशान मतलब जितना दूर तक आपको जाना है अनंत तक चले जाइए। इधर भी तीर का निशान का मतलब होता है अनंत तक चले जाइए। मतलब रेखा वह ज्यामितीय आकृति होती है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो आप कैसे बोल दिए कि सी से पी के बीच में, सी से पी के बीच में प्रधान अक्ष होता है कि अनंत से अनंत तक। बोलो कहां से कहां तक बाबू? बोलिए कहां से कहां तक? हाँ बिल्कुल, जब पूछेंगे आपसे हम बार बार कि कहां से कहां तक तो बोलिएगा अनंत से अनंत तक। इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। रेखा का कोई अंत बिंदु होता ही नहीं है। रेखा खंड के अंत बिंदु होते हैं, किरण के अंत बिंदु होते हैं। किरण का एक अंत बिंदु होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं। और रेखा खंड का दो अंत बिंदु होता है। यहीं पर रुक गया, यहीं पर रुक गया, लेकिन रेखा नहीं रुकता बाबू अनंत से अनंत तक। तो कभी मत सोचिएगा प्रधान अक्ष यदि हम पूछ दें कि कहां से कहां तक, बोलिएगा ध्रुव से वक्रता केंद्र यदि बोलिएगा ये गलत आंसर होगा। बोलिएगा अनंत से अनंत तक। लिखिए परिभाषा पहले, परिभाषा लिखिए। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी कर दीजिए। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र ब्रैकेट में सी कर दीजिए। एवं, एवं ध्रुव ब्रैकेट में पी लिख दीजिएगा। एवं ध्रुव, एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, को ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष कहलाती है। अब ये पूरा दिखा दीजिएगा, फिर से गोला बनाइए, उसमें सी भी दिखाइए, पी भी दिखाइए, दोनों को मिलाइए और इसको लिख दीजिएगा प्रधान अक्ष। दिखाइए फटाफट डायग्राम में, पूरा गोला खींचिए, पूरा गोला खींचकर सी भी दिखाइए, पी भी दिखाइए, दोनों को मिलाइए, इसको लिख दीजिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस इंग्लिश में बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है आपको 12th में, फिर तब हम लोग बढ़ेंगे अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में। ठीक है, तब कुल आंतरिक परावर्तन वगैरह जो भी घटनाएं हैं सब बढ़िया बढ़िया मजेदार घटनाएं सब आपको मिलेंगी आगे चलकर। लेकिन सब धीरे धीरे होगा, हम लोग एक एक चीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी को भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत चीज सीखते हुए आगे बढ़िएगा। हर एक क्लास में कुछ ना कुछ सीखते हुए आप आगे बढ़िएगा हमेशा। और ठीक है, आप लोग यदि कर रहे हैं क्लास एंड करने के लिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हाँ बोलिए, बोला जाए। क्या बाबू? अच्छा ठीक है, हम उसका नाम देखे थे आप? हैं, कॉल कीजिए, आपको कॉल कीजिए, तो कॉल कीजिए आप, हमको कॉल कीजिए आप, अभी कॉल कीजिए मेरे नंबर पे।